अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदेद। सिर्फ एक FIR और सारी फन्ने खानी नाक के जरिए बाहर निकल गई। अंदाजा हो गया कि जेवर पहनकर अगर ससुराल जाएंगे तो पहली रात में क्या गत बनेगी, और ये अंदाजा होते ही कि कितनी तकलीफ पहुंचेगी। भाग गए और भागते भागते मदद मदद पुकारते रहे और फिर पहुंच गए मदद लेने के लिए, और इस बात का इजहार करते रहे कि भाई मेरी तो कांपें टांग गई हैं, मुझे अगर खैर ना मिली। और फिर खैर मिली, और खैर मिलते साथ ही लहजा भी बदल गया, तेवर ही बदल गए, धमकियां एक मरतबा फिर देना शुरू कर दी। भूल गए कि कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि भाई ये जो है जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ियां मेरा जेवर है, जमानत नहीं कराऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर अंदाजा हुआ कि जाना तो सौरे पिंड है, और सौरा पिंड उनका है फैसलाबाद, और फैसलाबाद में सौरे पिंड में कैसा स्वागत किया जाएगा, ये सोच के ही शेख रशीद साहब की हवाइयाँ उड़ गईं। और उसके बाद वो पहुंच गए मदद के लिए। मदद उनको मिली और किस हालत में मिली इस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे चोरों का टोला है। आप इस बात को माने या ना माने, एक से एक बढ़कर झूठा, एक से एक बढ़कर फ्रॉड, क्योंकि इनकी बात जो मीडिया पर आके स्क्रीन के सामने आके करते हैं, हकीकत इससे मुख्तलिफ होती है। ऐलान किया बहुत बड़ा स्टेज सजाकर नेशनल असेंबली के अंदर, जनाब खचा खच भरा हुआ था नेशनल असेंबली का हाल, और विजिटर्स गैलरी। शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीर कर रहे थे, 16 अप्रैल का दिन था, और वहाँ पर बुलंदो बाग दावे किए जा रहे थे, तकरीरें की जा रही थी कि हम इस झूठे ईवान में नहीं बैठते, हम इस फॉरेन स्पॉन्सर्ड ईवान में नहीं बैठेंगे, हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, हम इस पूरे सिस्टम को तस्लीम नहीं करते। कासिम खान सूरी साहब उस वक्त शेरशाह सूरी बने हुए थे, और ये इस बात का इजहार कर रहे थे कि मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं इस ऐवान में बैठूं। और आपको पता हुआ क्या हुआ? ये हजूर के अप्रैल के महीने की ना सिर्फ सारी की सारी तनख्वाह वसूल की, ना सिर्फ तमाम की तमाम जो उनको सहूलियात मराहत मिलती थी वो तमाम की तमाम वसूल की, बल्कि ईदी भी वसूल कर ली। अकाउंट से ऐसे पैसे निकाले हैं जैसे कि उनको इस बात का इम्कान हो कि अगर हमने इस वक्त फौरी तौर पर चेक कैश नहीं कराया तो कहीं ये पेमेंट रिवर्स ही ना हो जाए। इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ काम किया गया। और फिर ढटाई का आलम यह है कि पूछा गया कि जनाब आपने तो इस्तीफे दे दिए थे, तो अब ये आपने तनख्वाहें क्यों वसूल की? तो मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने इस बात का जवाब दिया। क्या दिया होगा? आप अंदाज़ा करें क्या दिया होगा। जवाब तो ये होना चाहिए था ना कि हम 15 तारीख तक 16 तारीख तक मौजूद रहे, हमने 16 तारीख तक के जो हमारी तनख्वाह बनती थी वो हमने वसूल की, और बाकी 14 दिन की तनख्वाह हमने अपने अकाउंट्स में वापस रखी है, और ये चेक्स हम 14 दिन का बनाकर वापस भेज रहे हैं स्पीकर नेशनल असेंबली को या असेंबली सेक्रेटेरिएट में कि ये तनख्वाह आप हमसे वापस ले लें। ये नहीं कहा, असूली मौक़िफ़ नहीं अपनाया, बल्कि कहा कि जनाब अप्रैल की तनख्वाह तो हमारा हक थी, हमने अपना हक वसूल कर लिया, और उसके बाद अभी मई आ रहा है और मई की तनख्वाह हम नहीं वसूल करेंगे, मई के अंदर कुछ नई कहानी कर लेंगे, लेकिन तनख्वाह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पिछली मरतबा भी जब इस्तीफे दिए थे तब भी 1 रुपए की तनख्वाह नहीं छोड़ी थी। अब दिलचस्प बात ना सिर्फ ये है कि तनख्वाह नहीं छोड़ी, बल्कि आपको याद है कि कुछ अरसा पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के बाद, और उन्होंने एक BMW गाड़ी का जिक्र किया था, बुलेट प्रूफ गाड़ी का जिक्र किया था, जिसको इमरान खान साहब अपने साथ ले गए थे बनी गाला, और उसके बाद वो बनी गाला में ही हाल मुकीम BMW बनी गाला है। अच्छा, उसके लिए एक लेटर भी था जो उन्होंने लिखा था कैबिनेट डिवीजन को कि बतौर एक्स प्राइम मिनिस्टर मेरा ये प्रोगेटिव है कि मैं एक ऐसी बुलेट प्रूफ गाड़ी अपने पास रखूं, तो मेरे ज़ेर तसर्रुफ ये वाले मॉडल की इस नंबर की गाड़ी थी, ये मैं इसको अपने पास रखना चाहता हूँ, फेयर इनफ, और अगर उनको कैबिनेट मंजूरी दे देती है तो वो गाड़ी अपने पास रख सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि फिर फवाद चौधरी साहब मंजर आम पर आए जब मरियम साहबा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब ये गाड़ी हमने अभी आज ही के दिन वापस लौटा दिया है, हमें उनकी किसी भी किस्म की गाड़ी ना दरकार है, ना ही इस हुकूमत से हम किसी किस्म की कोई सहूलत मांगना चाहते हैं। और आज जब उनसे इसी BMW X6 का पता किया गया कि जनाब वो गाड़ी आपने वापस कर दी है, तो फिर भी नहायत खूबसूरती से फवाद चौधरी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, अभी हमारे ज़ेर इस्तेमाल है, मियाँ वाली जाना है आज ना, आपको पता है मियाँ वाली जाना है, आज हेलीकॉप्टर नहीं है, आज गाड़ी पे ही जाना पड़ेगा, लिहाजा बहुत जल्द ये गाड़ी हम वापस कर देंगे, इसकी फ़िक्र न करिए, हमने कह दिया गाड़ी वापस कर देंगे तो गाड़ी वापस हो जाएगी। असूलों के लिए जो लोग लड़ते हैं, असूलों पर जो खड़ा होते हैं,
وہ کسی بات پر سمجھوتا نہیں کرتے. وہ اپنی بات پر نہ صرف قائم رہتے ہیں بلکہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں. بنیادی طور پر یہ اقتدار کی لڑائی ہے اور اس اقتدار کی لڑائی کے اندر صرف وہی جیتتا ہے جو اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہر ایک راستے کو اختیار کرتا ہے. اگر آپ عمران خان صاحب کی پولیٹکس دیکھیں تو اس وقت جب انہیں اقتدار کا ذائقہ جب انہوں نے نہیں چکھا تھا، ان کی پولیٹکس اور ان کی جو ہائی مورل گراؤنڈز تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، بہت اوپر تھی، اور کوئی ان ہائی مورل گراؤنڈز کو میچ نہیں کرتا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت کسی بھی جگہ پر پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے. انہیں اس بات کا نہیں پتا تھا کہ پبلک آفس ہولڈر کیا بلا ہے، کس بلا کا نام ہے، اس کو کیا کیا امراض حاصل ہوتی ہیں. لیکن اب چونکہ انہوں نے اقتدار کا مزہ چکھ لیا، اب انہوں نے اپنی ان ہائی مورل گراؤنڈز کو کمپرومائز کر لیا، چاہے وہ توشہ خانہ ہے، چاہے وہ BMW ہے، یا چاہے یہ ایک تنخواہ ہے جو انہوں نے نیشنل اسمبلی سے وصول کریں، ضرور کریں جناب، ان کا حق ہے، وہ بھی تھا MNA ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ابھی استعفیٰ ان کا منظور نہیں ہوا. لیکن پھر کم از کم پبلکلی اس موقف کو نہ دہرائیں، کیونکہ اگر آپ نے پبلک کے اندر آپ کا موقف کچھ اور ہے اور پس پردہ آپ کے موقف کچھ اور ہیں، تو پھر بنیادی طور پر آپ بھی بالکل دیگر سیاستدانوں کی طرح کمپرومائزڈ سیاستدان ہیں، اور پھر اس کمپرومائزڈ سیاستدان ہونے کا پھر جو نتیجہ ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. پھر کم از کم کلیئرٹی رہنی چاہیے PTI کے اندر بھی، PTI کے ووٹرز میں بھی، PTI کے سپورٹرز میں بھی، اور پاکستان کے دیگر لوگوں میں بھی. عمران خان صاحب آج جا رہے ہیں میاں والی، اور آج رات کو وہاں پہ میاں والی میں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرنا ہے، اور میاں والی بنیادی طور پر عمران خان صاحب کا حلقہ انتخاب بھی ہے، اور یہیں سے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے گھر سے ہی یہ جو نئی احتجاجی تحریک ہے اس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج جلسے کے اندر بھرپور شرکت کریں، میں نے اہم باتیں کرنی ہیں. اب عمران خان صاحب کی اہم باتیں بنیادی طور پر غیر ملکی سازش سے ہی شروع ہوتی ہے اور غیر ملکی سازش پہ ہی آ کے ختم ہو جاتی ہے. بنیادی طور پر عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے وہ آگے جا کر فائدہ حاصل کر سکیں. جب وہ اسلام آباد پہنچے اچھی خاصی تعداد کے ساتھ، مثال کے طور پر اگر وہ 50,000 60,000 لوگ لے کر اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور اگر اسلام آباد پہنچ کر اسلام آباد میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہفتہ 10 دن وہ اسلام آباد میں اتنے لوگوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں اس شدید گرمی کے اندر بھی، تب بھی عمران خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور اگر وہ وہاں سے اپنے مطلوبہ نتائج یعنی الگ اپنے لیے نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان لے کر اٹھتے ہیں، تب بھی ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ حالات میں ایسا ممکن ہے جب عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو، یا یہ جو ہے عدلیہ، ہر ایک طرف انہوں نے محاذ کھولا ہو، تو ان حالات کے اندر جس طریقے سے ماضی میں ان کو سہولیات ملتی رہی تھیں، اس مرتبہ ان کو ویسی سہولیات نہیں ملیں گی، کیونکہ اس وقت پوری کی پوری ریاست ان کے خلاف کھڑی ہوگی. ایک وقت تھا جب ریاست ان کے پیچھے کھڑی تھی، لیکن اس مرتبہ ریاست ان کے سامنے کھڑی ہوگی. اور ایسے موقع پر جو صورتحال ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے قطعی طور پر فیوریبل نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کو اس بات کا بہت زیادہ اندازہ ہے، اسی لیے وہ ان جلسوں کے ذریعے جو مومنٹم ہے اس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ دباؤ اس حد تک بڑھانا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھلے، جس کا اظہار شیخ رشید احمد صاحب بارہا کر چکے ہیں اور آج بھی کیا اس وقت جب وہ جو راولپنڈی جو ہے بینچ لاہور ہائی کورٹ کا وہاں پر پیش ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنے لیے ضمانت قبل از گرفتاری مانگی، کیونکہ ان کا یہ کہنا دعویٰ کیا تھا شیخ رشید احمد صاحب نے کل بھی، پرسوں بھی، عید والے دن بھی، کہ میں کوئی ضمانت نہیں کراؤں گا، پکڑ لیں، رکھ لیں مجھے اندر، ایک کتاب اور لکھ لوں گا، میں جیلوں سے نہیں ڈرتا، بہت گیا ہوں جیلوں میں، جیل میرا سسرال ہے، ہتھ کڑی میرا زیور ہے، آن ریکارڈ. شیخ رشید احمد صاحب اس بات کا اظہار کر چکے. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ معاملہ اب سیریس ہے، گرفتاری ہو سکتی ہے، یہ صرف سیاسی ڈرامہ بازی نہیں ہے، یہ صرف بیان بازی نہیں ہے، سیریسلی اور سیریس نوٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے. شیخ راشد شفیق کا موبائل حقیقی معنوں میں تلاش کیا جا رہا ہے، اور جس وقت ان کا موبائل مل گیا، فورنزک ہو گئی، پتہ چل گیا کہ ان کے رابطے کس کس کے ساتھ تھے اور کہاں کہاں پر کس کس طریقے سے پلاننگ کی گئی، تو پھر تو سب ایک چیز اوپن ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر جان نہیں چھوٹے گی. اسی لیے انہوں نے آج اس بات کا یقین دہانی کرائی عدالت کو کہ جناب مجھے جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری ملنی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے
जवाज़ बनाया कि जनाब बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त, जो जेल के अंदर नहीं जाया जाएगा, फैसलाबाद जाना है, और वो राना सनाउल्लाह का हल्का है और राना सनाउल्लाह इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, और अगर वहाँ पर कुछ ऐसी वैसी सूरत हाल हो गई तो फिर बड़ा मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। और फिर जो दरख्वास्त है उन्होंने वहाँ पर गुजारी, और दरख्वास्त का ज़मानत कबल गिरफ्तारी पर उन्हें 18 मई तक उनकी जो अबूरी ज़मानत है उसको मंजूर कर लिया गया है। अलबत्ता शेख रशीद अहमद साहब के जो पहले तेवर थे वो अब ज़रा थोड़े से नीचे आए हैं, लेकिन जो मीडिया टॉक की उसके अंदर उनका ये कहना है कि ये हुकूमत 2 वोटों की अक्सरियत पे खड़ी है, 2 वोटों की अक्सरियत, और अगर ये 2 वोट वापस हो जाएं, चाहे वो सालेक हुसैन और तारिक बशीर चीमा का ही क्यों ना हो, तो उसके बाद इस हुकूमत का खेल ख़त्म हो जाएगा। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको दूर कराया जाए। इसीलिए ईद वाले दिन दोनों भाइयों को साथ बिठाकर एक वीडियो पैगाम जारी किया गया, जिसके अंदर जो शुजात साहब हैं उनका ये कहना था कि हम भाई माजी में भी इकट्ठे थे, अब भी इकट्ठे हैं, हमारे ख़ानदान में कोई इख्तलाफ नहीं, और अगर बच्चों के अंदर कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई इख्तलाफ हो जाता है, तो बड़ों को चाहिए कि वो उस इख्तलाफ को दूर करें। और उसके बाद फिर आज रोज़नामा दुनिया के फ्रंट पेज के ऊपर एक खबर शाया होती है चौधरी शुजात हुसैन साहब से मंसूब। अच्छा, उस खबर का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उस खबर के अंदर चौधरी शुजात हुसैन साहब से ये बात मंसूब की गई है कि वो ये तासुर दे रही है, खबर की जो सुर्खी है कि अगर इस बात का अंदाज़ा हो गया कि गलती हो गई है तो फ़ैसला वापस ले लेंगे। तो फिर कौन सी गलती है जिसका फ़ैसला शुजात साहब वापस लेना चाहते हैं? यकीनी तौर पर तारिक बशीर चीमा साहब और सालिक हुसैन साहब की हुकूमत में शमूलियत पर, वजारतें लेने पर और मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करने पर। इसका मतलब ये है कि किसी न किसी जगह पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब या इमरान खान साहब या दीगर लोग चौधरी शुजात हुसैन साहब को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये खबर दुरुस्त है, कि जनाब ये जो अपने 2 वोट हैं ये तो वापस लें ताकि 172 की पोजीशन पर तो आ जाए, क्योंकि 2 वोट की अक्सरियत है ना, 174 वोट्स हैं उनके पास, 172 हो जाएंगे तो उसके बाद 1 वोट रह जाएगा बाकी। और अगर किसी आज़ाद उम्मीदवार ने एक आज़ाद रुकने असम्बली की अगर मिन्नत तरला की जाए, उसका वोट वापस लिया जाए, तो कहानी ख़त्म हो जाती है। 171 के बाद फिर असम्बली का वजूद नहीं रहता और फिर असम्बली को तहलील करना पड़ेगा, और तहलील करने का मतलब ये है कि फिर आपको दोबारा इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। इमरान खान साहब ये स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर अमल दरामद करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये जो फॉल आउट आए ये उस वक्त आए जब वो अपना पूरे का पूरा लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद में बैठे हों और उस प्रेशर के अंदर इस किस्म का कोई जो सेटबैक है वो हुकूमत को दिया जाए और हुकूमत अपनी अक्सरियत खो बैठे, और उसके बाद असम्बली जो है वो तहलील हो और नए इलेक्शन कराए जाएं। अब बज़ाहिर तो ये बड़ी आइडियलिस्टिक सिचुएशन लगती है, लेकिन ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो सियासत के दीगर खिलाड़ी हैं वो अभी तक मैदान में मौजूद हैं और अभी वो पीछे हटने के लिए आमादा नहीं है। अब चूँकि वो पीछे हट नहीं रहे, लिहाजा मुख्तलिफ चीज़ें की जा रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन हो, चाहे जनरल फैज़ हमीद साहब को अपने साथ इमरान खान साहब ने जिस तरीके से पॉडकास्ट के अंदर उनको अपने साथ लिंक करने की कोशिश की, उनको ये बताने की कोशिश की कि ये बंदा था जिसने मेरी हुकूमत चलाई, तो इसका मतलब यह है कि उनको एक तरह से मुतनाज़ा करने की कोशिश की उन्होंने डेलिबरेटली। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इमरान खान साहब ये सारी की सारी सूरत हाल को सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए ही इस्तेमाल करें, और इसके लिए जो उनके पास बेसिक टूल है वो है सोशल मीडिया, और इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को वो हर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे वो फेयर मीन्स हो चाहे वो अनफेयर मीन्स हो। अब दूसरी तरफ हुकूमत को भी इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब की तरफ से जो सारी की सारी कैंपेन है जो स्टेज की गई है वो सोशल मीडिया पर की गई है, इसीलिए अब FIA ने सोशल मीडिया के ऊपर भी क्रैकडाउन करने का फैसला किया, और ख़ास तौर पर जो ट्रेंड चले जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो पोस्ट शेयर की गई जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़, और उसके साथ अभी रिसेंट डेज में जो है चंद दिन पहले एक खातून सियासतदान से मंसूब एक नहायत गिरी नहायत गैर इखलाकी पोस्ट को भी शेयर किया गया, और उसमें ये तासुर दिया गया कि ये जो है खातून है और ये सियासतदान है और ये गिरी हुई इखलाक से गिरी हुई हरकत कर रही हैं। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में इस बात का फ़ैसला किया गया कि इस अमल को रोका जाएगा।
इस अमल को हर तरीके से रोका जाएगा और सोशल मीडिया को गैर अखलाकी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले और कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वालों के हाथों को रोका जाएगा और उनके अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाएगा। अब ये वाला फ़ैसला जो है, ये अगर देखा जाए तो इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब भी होंगे, क्योंकि उनके बारे में जो वीडियोज़ हैं उसने भी अगर आना है तो सोशल मीडिया पर ही आना है ना, जिनका जिक्र किया जा रहा है तवील अरसे से कि ना वीडियो आ रही है, वीडियो आ रही है, वीडियो आ रही है, और वीडियो भी यकीनी तौर पर एक नहीं है, काफ़ी हैं। और बुनियादी तौर पर इस सारे क्रैक डाउन के बाद भी अगर वीडियो आ जाती है तो फिर इमरान खान साहब ये कहेंगे कि जनाब ये क्रैक डाउन तो सिर्फ मेरे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उनको दीवार के साथ लगाने के लिए किया गया था, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके अगराज़ व मकासद इन तमाम चीज़ों के आगे एक बैरियर लगाने का है। और राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी इस सारे अमल की तस्दीक की है। उन्होंने कहा हाँ जी ये हो रहा है, हम क्रैक डाउन करेंगे। FIA की तरफ से भी इस हवाले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब ये क्रैक डाउन हो और सोशल मीडिया के ऊपर जो इस तरह की पोस्ट हैं उनको हटाए जाने का अमल हो, तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए ये सूरत हाल तसल्ली बख्श होगी, उनके लिए सूरत हाल काबिल कबूल होगी? उनके लिए सूरत हाल सिर्फ उस वक्त तक काबिल कबूल होगी जब उनके ख़िलाफ़ किसी पोस्ट को हटाया जाएगा, लेकिन उनकी तरफ से, उनकी जमात की तरफ से, उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से अगर किसी भी पोस्ट को लगाया जाएगा और उनको अगर हटाया जाएगा तो फिर ये इमरान खान साहब के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि ये बात तय है कि सोशल मीडिया ही इमरान खान साहब का सबसे बड़ा टूल है। अब अगर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगती है, जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में लगाने की कोशिश की गई पीका लॉज के तहत, या मीडिया डेवलपमेंट जो बिल लाने की कोशिश की गई थी उसके तहत, तब भी इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने इसकी मुखालफत की थी। अब अगर मौजूदा हुकूमत भी इसकी आड़ लेकर आज़ादी इजहार को दबाना चाहेगी तो फिर भी इस प्लेटफॉर्म पर भी और पाकिस्तान भर की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो इसकी मजम्मत भी करेंगे, लेकिन जो इजहार है उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उस इजहार को इखलाकी दायरे के अंदर होना चाहिए। किसी की इज़्ज़त उछालना, किसी की पगड़ी उछालना, किसी की बहन बेटी को बुरा भला कहना, ये किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है और इस पर गौर करना चाहिए। और शेख रशीद अहमद साहब को भी चाहिए कि अब उन्होंने सौरे पिंड जाना है तो ज़रा ध्यान से जाएँ, ख़तरनाक सूरत हाल है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।